हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने वाले ठाकरे ब्रदर्स एक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 20 साल के बाद फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आ चुके हैं। अब इन दोनों को एकजुट करने के पीछे जो भाषाई विवाद है, जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की पूरी सियासत होती है, यानी कि मराठी एकता का मैसेज देकर दो धुर विरोधी गले मिल रहे हैं। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर लाइन लेंथ क्लियर कर रहे हैं और निशाने पर देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे भी हैं। मैं तो पुष्प पिक्चर पाहिलेत तुम्ही सगळ्यांनी, दाढीवरनं हात फिरवून झुकेगा नहीं साला, तसे हे गद्दार म्हणतात उठेगा नहीं साला, कुछ भी बोलो उठेगा ही नहीं। अरे कसा उठणार? ये तीखे अल्फाज, ये तेवर उस मंच से उठ रहे हैं जिस मंच पर 2 दशक बाद दो भाइयों का मिलन हो रहा है। मुंबई के वर्ली सभागार में खचाखच भीड़ और मंच पर गले मिल रहे ठाकरे ब्रदर्स का मैसेज क्लियर है। हिंदी से बैर नहीं, लेकिन मराठी से भी समझौता नहीं। नारा हिंदुत्व का है, लेकिन उस हिंदुत्व के नारे से हिंदी गायब है। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। तुम्ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को समझे तो पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा, दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी, तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई और। इसी भाषा विवाद ने दो भाई को एक कर दिया और महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मारपीट का आरोप लगने लगा, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी चेतावनी दे दी है। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। यानी अब महाराष्ट्र में एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सीधेतम, जो आगामी चुनाव के मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। इधर भाषा विवाद पर उद्धव और राज ठाकरे सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं ठीक कुछ दूर कदम की दूरी पर एमएनएस के कार्यकर्ता एक कारोबारी के दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ कर रहे थे। और मुंबई के वर्ली इलाके में भाषा विवाद के चलते कारोबारी सुशील के ऑफिस पर हमला बोल दिया। 4 से 5 एमएनएस कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लिए दफ्तर पर नारियल से हमला कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी बार बार कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इनका उत्पात कम नहीं हुआ। दरअसल आरोप है कि कारोबारी सुशील केडिया की तरफ से भाषा को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। लगातार भाषा के नाम पर जो है हिंसा बढ़ती जा रही है। इस घटना के बाद खुद सुशील केडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है और उस सोशल मीडिया देखिए अभी देखिए अभी शटर ऊपर किया गया है। पुलिस अधिकारी जो है वो अंदर भी गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है। और अब बात बिहार की। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बड़े बड़े कारोबारी गुंडे बदमाशों के निशाने पर है। कुछ ऐसी वारदात से एक बार फिर पटना दहल उठा है। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अगर बात करें तो गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन सुशासन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पटना में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले साल 2018 में भी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस समय इस हत्याकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई थी। अब इसी एंगल पर बेऊर जेल में भी छापेमारी हो रही है। लेकिन इस बार किसके इशारे पर गोपाल खेमका की हत्या हुई? हत्याकांड में किसका हाथ है? एसआईटी जांच कर रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, पटना में मर्डर, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? सुशासन की सरकार आखिर क्यों इतनी लाचार? वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों? ये वो सवाल है जो बिहार की जनता सरकार से पूछ रही है और पुलिस अब भी सिर्फ आश्वासन दे रही है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। हत्या के वक्त की इस तस्वीर में देखिए कैसे ये बेखौफ बदमाश एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर शिकारी की तरह जाल बिछाए खड़े हैं और तभी अचानक मौका पाते ही कारोबारी को गोलियों से भून देते हैं। हाथ लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है, वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो है। पहले बेटा और अब पिता की हत्या से एक बार फिर बिहार पुलिस सवालों में है। कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। जैसे गुंजन खेमका हत्याकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई, तो फिर गोपाल खेमका के मर्डर का प्लान किसने और कहां बनाया? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले आपराधिक घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या बिहार में जंगल राज आ चुका है? क्या बिहार की सरकार अपराधियों से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठी है, या फिर बढ़ते अपराध के पीछे कुछ और ही कहानी है? इन सवालों के बीच सियासत भी खूब हो रही है और जंगल राज के बाद महागुंडा राज की सुगबुगाहट यहां शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार की फिजा में अब अपराध घुल चुका है। जिस शहर में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता और विधायक रहते हैं, उस शहर में खुलेआम कारोबारी को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। जंगल राज की बात करने वाले लोग जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई प्रियंका की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो। बिहार में अपराध और अपराधी तब भी थे, बिहार में अपराध अब भी है। बस फर्क इतना है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं और विरोधियों के सीधे निशाने पर हैं। लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने SIT का गठन किया है, कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। इन सियासी बयानबाजी से एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले क्राइम कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जब लालू राज की विदाई हुई थी तो नीतीश कुमार सुशासन के एजेंडे पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। कुछ वैसी ही तस्वीर 20 साल के बाद भी फिर से बिहार में नजर आने लगी है। मुहर्रम पर सिक्योरिटी और गाइडलाइंस का जो ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए दिया, वो धीरे धीरे अब पूरे देश में लागू होता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि योगी दूसरे राज्यों को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, तो आइए आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसका जवाब छिपा है अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बंदोबस्त की तस्वीरों में। क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला योगी मॉडल MP, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में लागू हो चुका है। मुहर्रम पर बवालियों से निपटने के लिए यूपी स्टाइल में कई राज्यों की पुलिस कमर कस चुकी है। तो आपको बता दें, देखिए सावन में किस तरह से शांति भंग करने वालों का अब वही अंजाम होगा जो यूपी में दूसरे अपराधियों का होता है। कैसे, अब जरा वो भी देख लीजिए। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए। इनमें 2 तो यूपी की हैं, लेकिन बाकी की 3 तस्वीरें 3 अलग अलग राज्यों की हैं। अब जरा तस्वीरों को देखकर बताइए, क्या यूपी और दूसरे स्टेट में मुहर्रम पर सुरक्षा का एक जैसा ऑर्डर नहीं नजर आ रहा? मुंबई में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। दंगाई सोच पर कानून की चोट करने के लिए मुंबई पुलिस योगी फोर्स के स्टाइल में कमर कस चुकी है, तो MP में मोहन फोर्स भी ठीक उसी मूड में नजर आ रही है। और बिहार में तो हूबहू योगी मॉडल अप्लाई कर दिया गया। फिर चाहे CCTV सर्विलांस हो या सिक्योरिटी इंतजाम। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी की पुलिस इस वक्त सड़कों पर। ये मेरठ की तस्वीरें हैं। मेरठ में आपको इस वक्त जहां तक ये पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है, देखते चलिए पीछे भारी टुकड़ी, एक बड़ी टुकड़ी निकली है इस वक्त यहाँ की सड़कों पर। यहाँ की गलियों में लगातार इसी तरीके से मूवमेंट होता रहेगा। जो तस्वीर मेरठ में अभी आपने देखी, अब ठीक वही पैटर्न मुंबई में देखिए, तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। पुलिस बल की तैनाती यहाँ चप्पे चप्पे पर की गई है। पुलिस बल तैनात है और साथ ही एक पुलिस अधिकारी की माने तो पुलिस ने तमाम उन जुलूस निकालने वाली जो ग्रुप्स है, जो संगठन है, उनसे बात की है और उन्हें हिदायत दी है कि किसी भी तरह से इस पूरे ताजिया और मुहर्रम के जुलूस में जो है किसी अन्य देश के झंडे को ना फहराया जाए। और देखिए, मुहर्रम से पहले यूपी का माहौल टाइट है। योगी के ऑर्डर के बाद कई मौलानाओं के अब सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब मौलाना तौकीर रजा को ही ले लीजिए। कल तक जो पहचान पूछने को पहलगाम जैसा आतंकी मामला मान रहे थे, उन्हीं तौकीर के तेवर अब बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। योगी ने नई परंपरा लागू ना हो वाला जो आदेश दिया था, अब उसी पर मौलाना तौकीर अब तंज मारते हुए पहचान पूछने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौलाना तौकीर के तेवर योगी से पंगा लेने के हैं या फिर बरेली को संभल बनाने की कोई नई साजिश है? क्योंकि मौलाना के तेवर तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो पुलिस की कार्रवाई को सत्ता और हिंदुओं को खुश करने की साजिश बता रहे हैं और हवाला दे रहे हैं योगी के एक पुराने बयान का, जिसमें यह कहा गया है कि कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दी जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूँ, उनको धमकाया जा रहा है कि क्या तुम अपने शहर को संभल बनाना चाहते हो। तो इस किस्म की जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। ये पुलिस और प्रशासन की बेईमानी है।
ये हुकूमत को खुश करने के लिए, हिंदूवादी संगठनों को खुश करने के लिए उनके दबाव में ये लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं। सुना आपने, कल तक पहचान पूछने को पहलगाम की घटना से तुलना करने वाले तौकीर के तेवर अब कहां पहुंच चुके हैं। मौलाना सीधे योगी को चैलेंज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जब नई परंपरा पढ़ने से रोकने का आदेश है तो फिर पुलिस शहर शहर कांवड़ के नए रूट क्यों तैयार करवा रही। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार है। ऐसे में अब पश्चिमी यूपी का बिजनौर जिला हरिद्वार से पहला पड़ाव है, तो वहीं कुछ कांवड़िए सीधे मुजफ्फरनगर से निकलते हैं। इसके साथ ही मेरठ का औघड़नाथ और पूरा महादेवा जैसे मंदिर कांवड़ियों के प्रमुख ठिकाने हैं। गाजियाबाद में आपको बता दें, दुधेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक होता है। हापुड़ और बुलंदशहर से प्रमुख रूट निकलते हैं। तो ये जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये है श्रद्धा का प्रवाह। और जब शिव भक्त सड़क पर निकलते हैं तो यूपी का सिस्टम कमर कसकर तैयार हो जाता है और इस आस्था की रक्षा के लिए योगी फोर्स का फुल प्रूफ प्लान एक्शन मोड में है। कांवड़ रूट पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं, जगह जगह पर फ्लैग मार्च हो रहा है, सीसीटीवी से कांवड़ मार्ग की निगरानी हो रही है, तो वहीं कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। हर कांवड़ मार्ग चिन्हित हो चुके हैं और हर मोड़ पर लगे हैं सीसीटीवी। इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सतर्कता में भी रिकॉर्ड बनाने वाली है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर विभाग ऑपरेशन शिव भक्त के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहीं ढील नहीं, कहीं छूट नहीं, और जो श्रद्धा के रास्ते में अड़ंगा बनेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया एक बार फिर से विवादों में है। अस्पताल परिसर में रातों रात बनाई गई एक नई मजार के खिलाफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध के बाद पुलिस ने हरे रंग की दीवार पर व्हाइट पेंट कराया है। जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि धार्मिक अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मरीजों और मेडिकल स्टाफ को परेशानी हो रही है। अवरोध क्यों नहीं बनेंगे? अगर आप उनकी किसी जमीन पर आप कब्जा कर लेंगे, वहाँ छात्रों को बैठना है, मरीजों को बैठना है, उनके परिजनों को बैठना है, तो बिल्कुल अवरोध होगा। धरती का भगवान दुखी है, बिल्कुल दुखी है। हम तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो मरीजों को ठीक करना हो, ना कि इन सब चीज़ों से लड़ना हमारा काम। बिल्कुल दुखी है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल परिसर से धार्मिक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे काम बंद करने पर मजबूर होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये इसको बहुत ज़्यादा अतिक्रमण और धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ संचालित करनी है तो हमीदिया अस्पताल को यहाँ से हटाकर किसी और नई जगह पर ले जाकर संचालित कर देना चाहिए। प्रशासन पर ढीलापन और कार्रवाई के अभाव का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों ने कहा है, इलाज की जगह धर्म का खेल नहीं चलेगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया और अस्पताल की दीवार पर किए गए हरे रंग पर सफेद रंग का पेंट करवाकर डॉक्टरों को शांत कराया। यूपी की राजनीति में चले जाने वाले दाव पेच अक्सर आम इंसान की समझ से बहुत परे होते हैं। कभी सपा में जिस तरह का गदर मचा हुआ था, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, इसमें कमोवेश वही तस्वीर अब नजर आ रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने अपने ही पति आशीष पटेल का कद पार्टी में घटा दिया, जिसके बाद राजनीतिक पंडित इस पर कयासबाजी लगाने लगे हैं कि आशीष पटेल के पर कतरने के पीछे की वजह आखिर क्या रही होगी। क्या पार्टी में अंदरूनी कलह इसकी वजह है या फिर बीजेपी से अनुप्रिया का जो बढ़ता टकराव है? पूरी कहानी समझने से पहले जरा एक पुराना बयान भी सुनिए। जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव तक नीचे बैठे हैं, लेकिन उनका कभी 4 लाइन नहीं छपता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। 1700 करोड़ समझ रहे हैं ना? उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। और जब ताकत नहीं है तो जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना होता है तो बड़ा बड़ा अखबार में छपवाया जाता, उन लोगों को छपवाया जाता है जिनकी कोई हैसियत। आशीष पटेल का यही वो बयान है जिसके ठीक एक दिन बाद उनका पद घटा दिया गया। अब वो पार्टी में दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब सवाल उठता है कि अनुप्रिया पटेल ने अपने ही पति का कद आखिर क्यों घटाया? तो उसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली वजह शायद ये हो सकती है कि पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हों, जिसकी चर्चाएं भी सत्ता के गलियारों में तैर रही है, क्योंकि बागी नेता ब्रजेंद्र प्रताप पटेल का दावा था कि उनका मोर्चा ही असली अपना दल है और पार्टी के 9 विधायक उनके संपर्क में हैं। दूसरी वजह बीजेपी को साधने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आशीष पटेल लगातार योगी और उनकी टीम को टारगेट करके बयानबाजी करते रहे हैं।
लेकिन बात सिर्फ पार्टी में कद घटाने की नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या आशीष पटेल मंत्री पद छोड़ेंगे। लोग बार बार मंत्री पद की बात करते हैं, अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है, ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। अगर हमारी बात, हमारे विषय नहीं सुने जाएंगे और हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा तो अपना दल का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जवाब देगा। यानी पहले 1700 करोड़ वाला जिक्र जो कि यूपी के सूचना विभाग को टारगेट कर रहा था, फिर मंत्री पद छोड़ने का इशारा, यानी आने वाले 2027 के चुनाव से पहले यूपी में कई बड़े खेल होने बाकी है। मॉनसून के सीजन में पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, इसकी एक झलक अब आपको उत्तराखंड के चमोली से आई हुई तस्वीर के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ के लिए सैलाब में प्राण भी दांव लगाने पड़ते हैं। क्योंकि भूखे मरने से बेहतर है सैलाब से दो हाथ हो जाए। इस शख्स ने भी कुछ ऐसा ही मुश्किल फैसला लिया होगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है बरसाती नाला किस तरह उफान मारकर बह रहा है। पानी का शोर बता रहा है कि ये जलधारा कुछ भी बहा ले जाने पर बेताब है, लेकिन परिवार और पेट के खातिर ये शख्स सैलाब से भी टकरा गया और पानी की लहरों के बीच कंधे पर राशन की बोरी उठाते नजर आया। जरा सोचिए, पेट के लिए कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि जरा सी गलती और खौफनाक हादसा होते वक्त नहीं लगता। हालांकि ये शख्स सैलाब को हराकर दरिया पार कर गया, लेकिन चमोली के ऊपरी इलाके में तो अलग ही मुसीबत है। जरा तस्वीर देखिए, गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी, तभी पहाड़ दरकने लगा और बड़े बड़े पत्थर कारों के ऊपर आ गिरे। एक दो नहीं, चमोली में कई गाड़ियां इसी तरह से तबाह नजर आई, क्योंकि आसमानी आफत के साथ मुसीबत के पहाड़ भी लगातार दरक रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी आज पानी पानी हो गई। रायपुर में यहाँ पर आपको बता दें, सप्लाई वाटर का जो मेन पाइप है अचानक से फट गया, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। और पानी के तेज बहाव से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पानी का फोर्स इतना तेज है जिसके सामने टिक पाना नामुमकिन है। कुछ लोगों ने फटे पाइप को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फटे पाइप से तेज रफ्तार में पानी निकलने की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों ने बताया तकरीबन 1 घंटे तक लगातार पानी बहता रहा, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली। सिर्फ जाम के हालात ही नहीं बने, बल्कि शहर के कई इलाकों में पानी सप्लाई पर भारी असर पड़ा, क्योंकि लीकेज पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया। तब तक लाखों लीटर पानी सड़कों पर फैल गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी आसमान से जमकर आफत बरसी है। सड़कों पर यहाँ घुटनों तक पानी भरा है। पुल के ऊपर से यहाँ पानी बहता दिखाई दिया, जिसमें अचानक से एक टैक्सी फंस गई और देखते ही देखते टैक्सी पानी में बहने लगी, जिस पर कुछ लोग भी सवार थे। कुछ ही देर बाद टैक्सी पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसमें फंसे लोग किसी तरह बाहर निकल पाए और उनकी जान बच गई। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से टैक्सी को बाहर निकालने की कोशिश होने लगी। रस्सी के सहारे लोग टैक्सी को खींचते नजर आए। लोगों ने बताया जरा सी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों अलर्ट रहने की अपील की है। मानसूनी आफत की वजह से नदी नाले का जल स्तर बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, लोग अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई, जहां पर एक युवक तेज बाइक के साथ बहाव में बह गया। तस्वीरें बेगमगंज इलाके की हैं, जहां मानसूनी बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है, लेकिन जनाब फिर भी दोपहिया लेकर सीधा पानी से भिड़ने निकल पड़े। तेज बहाव, फिसलन भरा रास्ता और ऊपर से बाइक चलाने का आत्मविश्वास। जो हेलमेट से नहीं होश खोने से आया था, हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। युवक बाइक समेत पानी में बह गया। मौके पर मौजूद 2 लोगों ने किसी तरह युवक और उसकी बाइक को खींचकर बचा लिया, वरना मानसून की ये मस्ती सीधा हादसे में बदल जाती। बारिश हो रही है, सड़कें डूब रही हैं, नाले उफान पर हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी सोचते हैं मैं तो तैराकी में टॉपर हूँ। वहीं मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है और आलम यह है कि प्रदेश के ज्यादातर नदी और नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। एमपी के श्योपुर में बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है।
श्योपुर में जलभराव के चलते जिंदगी की रफ्तार थम गई है। सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। अब देखिए इस बाइक सवार को जो जान हथेली पर लेकर निकला है। इस जल प्रहार में सड़कों पर गड्ढे में फंसकर हादसे का शिकार भी हो सकता है। भयंकर बारिश के चलते लोग मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। वारदा डैम का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। अब तस्वीरें एमपी के कटनी से हैं, जहां हालात और भी बुरे हैं। शहर समंदर बन चुका है। बारिश के कारण कटनी में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों की कमर तक पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। एक तरफ मौसम की बेरुखी है और दूसरी ओर प्रशासन की गुस्ताखी। जल निकासी न होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आने वाले 4 दिन और भारी हैं। एमपी के श्योपुर और कटनी में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन राजस्थान का सवाई माधोपुर भी कुदरत के कहर से अछूता नहीं है। यहाँ बाढ़ से थाना, स्कूल, मंदिर सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आए। श्योपुर और सवाई माधोपुर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बौनली थाना परिसर में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे थाना तालाब में तब्दील नजर आया। वहीं आदलवाड़ा के स्कूल में हालात बेकाबू हो गए। यहाँ क्लासरूम में बाढ़ आ गई। क्लास में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। पढ़ाई की जगह अब स्कूल तालाब बन चुका है। अब बालाजी गांव की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में भी पानी का कहर नजर आ रहा है। श्रद्धालु 3-3 फीट पानी में उतरकर मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। आगे 2-2.5 फीट पानी है। और अब तस्वीरें खंडार के झोजेश्वर धाम की, जहां लगातार बारिश के चलते झरना जबरदस्त जलप्रपात बन चुका है। प्रकृति के इस नजारे को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। थाना हो या स्कूल, मंदिर हो या पहाड़, हर तरफ पानी ही पानी। ये है श्योपुर से सवाई माधोपुर तक का बाढ़ का बदलापुर। और सैलाब है तो क्या हुआ, शादी का मौका बार बार थोड़े ही आता है। देखिए, शायद यही सोचकर राजस्थान की जो महिलाएं थी वो कमर तक पानी में उतर गई और जमकर डांस किया। शायद इसे ही कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। बारिश ऐसी आई कि सड़कें यहाँ दरिया बन गई, नाले तालाब बन बैठे और गांव की गलियों में नाव की किल्लत हो गई। लेकिन शादी थी तो वो भी राजस्थान के स्टाइल में, तो ना बैंड रुका, ना बाजा और ना ही बारात। आगे आगे नाचती गाती महिलाएं और पीछे पीछे दूल्हा राजा पूरे ठाठ से घोड़े की बजाय पानी में शाही पैदल मार्च करते हुए बाजार की गली से गुजरे। कुछ पानी में झूमते, कुछ फिसलते हुए माता पूजन की रस्म अदा करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। लोग कह रहे हैं कि ये शादी नहीं, वाटर फ्रंट वेडिंग थी, यानी अब झालावाड़ की शादी में डीजे नहीं, डुबकी का मजा मिलेगा। दरअसल पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद काली सिंध नदी सहित सभी नदी और नालों और बांधों में जलस्तर बढ़ गया। गोलाना गांव में जलभराव इतना बढ़ गया कि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लेकिन सैलाब के लिए भला शादी टालना कहां से समझदारी होती, लिहाजा दूल्हे राजा को लेकर महिलाएं पानी में रेन डांस करते हुए घर से निकल पड़ी। और देखिए, कहते हैं कि तकनीक पर आंख मूंद कर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब इसका जीता जागता एक उदाहरण हिमाचल के सोलन जिले से आया है, जहां पर आपको बता दें, एक परिवार को गूगल मैप पर भरोसा करना कितना भारी पड़ गया कि उनकी कार नदी के तेज बहाव में ही बह गई। यह हादसा तब हुआ जब परिवार की एक बेटी का ऊना में एग्जाम था। परिजनों ने सोचा कि वो गूगल मैप की मदद से सबसे छोटा रास्ता पकड़ लेंगे, लेकिन ये फैसला उन पर बिल्कुल भारी पड़ गया। परिवार ने ऊना पहुंचने के लिए नालागढ़ से भरतगढ़ और फिर कीतरपुर होते हुए आगे का रास्ता तय किया था, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें नालागढ़ से ही दबोटा नदी के पुल के रास्ते ऊना की दिशा में मोड़ दिया। परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये पुल 2 साल पहले आई बाढ़ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जैसे ही कार दबोटा पुल के पास पहुंची तो अचानक वो नदी के तेज बहाव में फंस गई। कार बहाव के साथ कई मीटर दूरी तक बहती चली गई। कार में सवार लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों की नजर इस घटना पर पड़ी। स्थानीय ग्रामीणों ने रस्सियों की मदद से कार में फंसे परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। आजमगढ़ से पूर्वांचल विजय का प्लान बना रहे अखिलेश यादव को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। घटना उस दिन की है जब अखिलेश आजमगढ़ में मंच पर थे। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश के इस मंच पर 5 बार के विधायक और बुजुर्ग नेता आलम बद्दी की खूब बेइज्जती की गई। और ये पूरा वाक्य कैमरे में कैद हो गया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सपा में क्या यही मुस्लिम नेताओं की इज्जत है, तो कोई इसे पीडीए का असली चेहरा बता रहा है।
मौका था समाजवादी पार्टी के नए पीडीए आवास के उद्घाटन का और मुख्य अतिथि थे युवराज ऑफ समाजवाद अखिलेश यादव। जैसे ही मंच पर माला चढ़ाने का सेशन शुरू हुआ, कैमरा ऑन हुआ, तभी अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। धीरे धीरे नेताजी लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धक्का मार मार कर मंच से नीचे उतार फेंके। एक तरफ धर्मेंद्र यादव फूलों की माला में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ संग्राम यादव। आरोप है कि दोनों नेताओं ने आलम बदी को पीछे धकेल दिया और बाकी काम दूसरे नेताओं ने पूरा किया। लोग पूछ रहे हैं क्या यही है अखिलेश का पीडीए पुश दादा अवे। खैर, इसके जवाब में सपा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अखिलेश यादव आलम बदी का सम्मान करते नजर आ रखे हैं, लेकिन सम्मान से पहले अपमान के मुद्दे ने ऐसा तूल पकड़ा कि पूरी सपा सवालों के घेरे में आ गई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर तो यूपी में आपने खूब देखी होगी, लेकिन इस बार बुलडोजर चलाने वालों के खिलाफ जौनपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है और पुलिस चौकी को ध्वस्त कर दिया गया है। इस एक्शन के पीछे हाईकोर्ट का फैसला है, जिसके बाद खुद पुलिसकर्मी अपनी मौजूदगी में पुलिस चौकी पर बुलडोजर चलवाते नजर आए। जिस निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त किया जा रहा है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पुलिस बूथ सेवई नाला जाफराबाद। जो निर्माण के वक्त से ही विवादों में था, मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद इस निर्माण को जमींदोज करने का फरमान जारी हुआ। दरअसल इस पुलिस बूथ का उद्घाटन बीते 5 मई को हुआ था, जिसके बाद चारागाह की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का दावा किया गया और कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। ऐसे में हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए फैरन पुलिस बूथ के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के आदेश दे दिए, जिसका पालन करते हुए अब निर्माणाधीन चौकी को गिराया जा रहा है। यानी कोर्ट ने माना पुलिस चौकी का निर्माण अवैध तरीके से हो रहा था, जो अब मिट्टी में मिल चुका है। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की सख्त मुहिम लगातार जारी है। नशे के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। मोहाली जिले के बन्नूड़ में वार्ड नंबर 7 में आज नशा तस्करी से जुड़ी संपत्ति पर प्रशासन ने अपना पीला पंजा चलाया। ये कार्रवाई नशे की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्ति पर की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन पूरे दल बल के साथ पहुंचा और आरोपी नशा तस्कर की अवैध संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन पंजाब सरकार की युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत की गई इस कार्रवाई पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ नशा सेवन और झगड़े के केस थे। सुधार केंद्र से लौटकर उसने अपनी खुद की जमीन बेचकर ये मकान बनवाया था। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आरोपी नशा तस्कर ने कहा कि वो इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा। सरकारी दावा है कि नशे के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे पंजाब में जारी है, लेकिन ये आरोपी दावा कर रहा है कि वो नशे की दुनिया को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुका है। तो क्या ऐसे मामलों में आरोपियों को कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए या सजा? और देखिए, बिहार यूं ही नहीं चर्चा में बना रहता है। यहाँ के लोग गाहे बगाहे कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो दूसरों के लिए नामुमकिन साबित होता है। अब खगड़िया जिले के वाकये को ले लीजिए। यहाँ पर आप देखिए 4 फीट में 4 मंजिला मकान बनाकर खड़ा कर दिया गया, जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये मकान अजीबोगरीब बनावट को लेकर चर्चा में आ गया है। स्थानीय लोग अब इस मकान को एक नया नाम दिया है। अब ये मकान छुरकी मकान के नाम से जाना जाता है। दरअसल सुनील नाम के शख्स ने 1 कट्ठा जमीन खरीदी थी। जमीन कम थी और जरूरत ज्यादा, लिहाजा सुनील ने इतनी ही जमीन पर घर और दुकान सब बनाकर खड़ा कर दिया, जो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस मकान में 6 स्टॉल, रहने के लिए 6 रूम कर बाथरूम बनाए गए हैं। सुनील अब पूरे परिवार के साथ अब गांव छोड़कर इसी मकान में रहते हैं। हालांकि पास से ही गुजरे रेलवे ट्रैक से जब भी कोई ट्रेन निकलती है तो पूरा घर हिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थूक जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां पर दूध देने वाला एक शख्स दूध में थूक कर लोगों को दूध की सप्लाई करता था और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग दहशत में हैं, क्योंकि दूध वाले की हरकत कैमरे में साफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने इस मामले को लेकर गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। आरोप है कि पप्पू नाम का ये दूध वाला अपनी असली पहचान को छिपाकर और नाम बदलकर दूध देने का काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में उसे दूध में थूकते हुए साफ देखा जा सकता है और फिर वही दूषित दूध उसने इस घर में सप्लाई कर दिया। दूध वाला अपना नाम पप्पू बताकर कई सालों से यहाँ के कई घरों में दूध दे रहा था। जांच के बाद खुलासा हुआ कि इस दूध वाले का असली नाम शरीफ है, लेकिन इसके महापाप की हरकत कैमरे में कैद होने के बाद इसके चेहरे से शराफत का नकाब अब उतर चुका है और इस बेशर्म की थूक जिहाद वाली साजिश एक्सपोज हो चुकी है।
लखनऊ के इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। Zee News।